खाके तकदीर। ठंडी हवा का समा था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। सूरज आहिस्तगी से समंदर के पीछे जा छुपा था। ये मंजर बहुत दिलकश था। वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाते साहिल के किनारे साथ चल रहे थे। वो मुस्तकिल बातें किए जा रही थी और वो उसे खामोशी से देख रहा था। दुनिया की परवाह किए बगैर हर काम वही अंजाम देती जिससे उसे खुशी मिलती थी, और अब्दान का साथ उसके लिए खुशी से कम न था। अब वो अब्दान से उसका इजहार ख्याल पूछ रही थी, मगर चूंकि वो इतना महफ था कि उसे पता ही न चला कि वो उससे किस बारे में पूछ रही है, वो उसे टालने को हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे ना, और अब मुझ पर हंस रहे हो? वो मुंह फुलाकर बोली। नहीं, मैं तो कब से तुम्हें ही सुन रहा हूँ। अब्दान ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। मुझ पर हंस क्यों रहे थे? उसने फिर पूछा। हंस कब रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था। वो फिर हल्का सा मुस्कुराया। क्यों? उसने एक अबरू उचकाई। क्योंकि मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारा साथ खुशी देता है। क्या चमक थी जो युसरा की आंखों में थी। एक फखर था जिसने उसे गर्दन अकड़ाने पर मजबूर किया था। वाकई? युसरा ने पूछा तो अब्दान ने सर हिलाया। तो फिर अपने वालिदैन को मेरे घर लेकर आओ। अब्दान ने ठंडी आह भरी। फिर वही बात। अभी वो आगे कुछ कहता, युसरा ने फौरन उसकी बात काट दी। हाँ तो और क्या? अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल 6 महीने और वो उंगलियों पर कुछ गिनती, फिर बोली और 8 दिन। अब्दान को उसके अंदाजे बयां पर हंसी आ गई। तुम फिर हंस रहे हो? वो गुस्से से बोली। अच्छा सॉरी। तुम अपने पेरेंट्स को लेकर कब आओगे? वो फिर बोली। तो अब्दान खामोशी से उसे देखने लगा। कुछ देर खामोशी से युसरा को देखने के बाद वो बोला, मैं तो आ जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बाबा मान जाएंगे? क्या मतलब? वो चौंकी। मतलब ये कि तुम लोग खानदानी हो, और तो और खानजादे हो। जहाँ तक मेरी मालूमात है, खानजादे खानदान से बाहर शादी नहीं किया करती। क्या फजूल बात कर रहे हो? क्या तुम खानदानी नहीं हो? मैं जानती हूँ कि तुम भी खानदानी हो। और जहाँ तक बात है खानदान में शादी की, तो मेरे बाबा कभी भी अपने लालची रिश्तेदारों में मेरी शादी नहीं करेंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इकलौती खानजादी। वो मेरी हर बात मानते हैं, और शादी मैंने करनी है तो मेरी पसंद से ही करेंगे ना। इतनी श्योर हो? यस, वो इतराई थी। तो फिर बताओ कब आओगे? फिर वही सवाल। जल्द, मुख्तसर जवाब। जल्द कब? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? बस तुम संडे को आ रहे हो। अब वो आहिस्ता कदम उठाते अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। गाड़ी के पास पहुंचकर अब्दान ने कहा, संडे। अब्दान ने आगे बढ़कर युसरा के लिए दरवाजा खोला। हाँ, और अगर तुम्हारे कोई प्लान्स हैं तो उन्हें फौरी तौर पर कैंसिल कर दो, क्योंकि बाबा इस संडे फ्री हैं और घर पर हैं। मैं घर पहुंचते ही दादी को बताऊंगी तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के आने का। और वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी कि अब्दान ने उसकी बात काट दी। और ये कि मोहतरमा, आप पहले अंदर बैठें ताकि मैं आपको घर ड्रॉप कर सकूं, बाकी बातें बाद में। वो सर हिलाती अंदर बैठी तो अब्दान ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, युसरा की बातें भी शुरू हो गई और वो फिर उसकी हर बात पर मुस्कुरा देता। वो घर में दाखिल होते ही हसीना खातून को आवाजें देने लगी थी। उसने लिविंग रूम में रखे सोफे पर अपना बैग फेंका था। खानदानी बड़ी बेगम अपने कमरे में है। नूरी, जो उनकी काफी पुरानी मुलाजमा थी, उसने आकर उसे इत्तला दी। अच्छा। वो कहती रुकी न थी, फौरन हसीना बेगम के कमरे की तरफ दौड़ी थी। कमरे के पास रुककर उसने हल्की सी दस्तक दी थी। उनके घर में कुछ कवानीन थे और उनमें से एक दस्तक देकर दाखिल होना था, चाहे कोई छोटा किसी बड़े के कमरे में दाखिल हो रहा हो या फिर कोई बड़ा किसी छोटे के कमरे में। आ जाओ। अंदर से जवाब मिलते ही उसने दरवाजा खोला और तूफान की तेजी से जाकर उनके गले लग गई। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज तो हमारी खानजादी बहुत खुश लग रही हैं, उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा। बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, तो फिर हमें भी बताओ। दादी, मेरा गला खुश्क हो रहा है, पहले जूस तो पिलाएं। अच्छा सुने, ठंडा हो और नूरी के हाथ ना मंगवाइएगा प्लीज। वही नखरे जो उसके घर वाले हमेशा से पूरे करते आए थे। अच्छा मेरी प्यारी खानजादी। उसे खानजादी दादी ही बुलाया करती थी और इस तरह घर में उसका नाम खानजादी पड़ गया था। नूरी। हसीना बेगम की एक ही आवाज पर
वो बोतल की जिन की तरह उनके सामने थी। जी बेगम साहिबा, नूरी खानजादी के लिए जूस बना दो, और सुनो, अकीला के हाथों भिजवाना। हसीना बेगम ने कहा तो वो सर हिलाती जाने ही लगी थी कि यूसरा बोल पड़ी, नहीं नहीं, अकीला से कहो वही बनाए जूस और वही लाए। जी अच्छा। एक शर्मिंदगी और गुस्से से मिली जुली कैफियत में नूरी कमरे से निकल गई थी। वो जानती थी कि खानदादी के कुछ उसूल हैं और उनमें से एक उसूल नूरी के हाथ से कोई भी चीज न लेना था। अरे खानजादी, ये आपने क्या बात की उससे? अगर वो बना कर ले आती तो क्या हो जाता? दादी ने उसे समझाना चाहा। दादी प्लीज, आप जानती है मुझे नूरी से घिन आती है, एंड यू नो व्हाट, मैं उससे कभी घिन ना खाती अगर ये मुझे अपने गांव का हाल अहवाल ना बताती। मतलब सीरियसली, ये वहाँ गोबर को हाथ लगाती है एंड ऑल। ये उसने नाक मुंह चढ़ाया तो हसीना बेगम ने मौजू बदल दिया। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ आज इतनी खुश क्यों हो? दादी, तो मैंने आपको अब्दान के बारे में बताया था ना? उसने तमीज बांध कर बात का आगाज किया। कौन? वो तुम्हारी सहेली आयशा का कजन? वो आयशा का कजन नहीं, बल्कि आयशा के कजन का फ्रेंड है। ये बात मैं आपको तीसरी बार बता रही हूँ, उसने मुंह फुला कर कहा तो हसीना बेगम हंस दी। अच्छा अच्छा, हाँ वो, क्या हुआ उसे? दादी, उसे क्यों कुछ होगा? वो आप जानती है ना, मैं उसे पसंद करती हूँ। एक शर्मीली मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई तो वो यूसरा का ये रूप दिलचस्पी से देखने लगी। तो ये कि मैंने उसे और उसके पेरेंट्स को घर पर इनवाइट किया है। लो, इतनी सी बात है तो क्या हुआ, बुला लो। मैं तकरीबन तुम्हारे सारे दोस्तों के वालिदैन से मिल चुकी हूँ, अब्दान के वालिदैन से भी मिल लूंगी। दादी, आप जानती है वो मेरे लिए कितना खास है। जानती हूँ बेटा, आपकी वालिदा के गुजर जाने के बाद मैंने ही आपको पाला है, आपकी हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो आप बाबा को भी कहिएगा कि वो संडे को घर पर ही रहे। ओके, अब मैं आराम करने जा रही हूँ, और सुने, जूस मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। कह दूंगी अली से भी, उन्होंने कहा तो वो मुस्कुरा दी और उठकर अपने कमरे में चल दी। रात को जब वो सोकर उठी तो न जाने कौन सा पहर था। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो घड़ी रात के 2:30 वक्त बता रही थी। लॉक स्क्रीन पर 10 मिस कॉल्स का अलग ऑप्शन आ रखा था। उसने पासवर्ड डालकर फोन खोला। अब्दान की 10 मिस्ड कॉल्स पर वो उठ बैठी। 10 मिस्ड कॉल्स, खैर है। उसने अब्दान के नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। पहली बैल, दूसरी बैल, तीसरी बैल। मोहसिन सारिफ, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। अब्दान के यूं कॉल बिजी कर देने पर उसका तो दिमाग ही घूम गया। उसने दोबारा कॉल मिलाई तो दूसरी बैल पर ही कॉल उठा ली गई। फोन क्यों बिजी किया था तुमने? छूटते ही उसने सवाल किया था। मैं दूसरी कॉल पर बात कर रहा था। छूट, पहले बैल गई थी, तुमने बाद में बिजी किया था फोन। वो अपनी बात पर डटी रही थी। अच्छा यार बस करो, मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। उसकी आवाज में थकन थी। हालांकि जब वो दोपहर उससे मिली थी वो काफी फ्रेश दिखाई दे रहा था। क्यों, क्या हुआ? यूसरा ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। बाबा का बिजनेस और क्या, मुझे कल लाहौर जाना है मीटिंग के सिलसिले में। क्या, अभी कल ही तो तुम आए थे कराची और कल फिर लाहौर? वो परेशानी से बोली। हाँ, तुम जानती हो बाबा की तबीयत कितनी खराब रहती है। पहले बाबा के साथ चाचू बिजनेस में थे, मगर चाचू की डेथ के बाद मैंने ही बिजनेस संभाला है। आई नो, फिर कब वापस आओगे? 2-3 दिन में आ जाऊंगा, अब्दान ने बताया तो वो फौरन खिल उठी। ग्रेट, बस फिर 2-3 दिन में आ जाना, क्योंकि मैंने दादी से बात कर ली है, वो भी तुमसे और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए बखुशी तैयार हैं। अच्छा, दैट्स नाइस। चलो फिर मैं फोन रखता हूँ, काफी रात हो गई है। ओके बाय, फिर मिलते हैं संडे को। यूसरा ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया और दोबारा लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह के 11 बज रहे थे। अली खान ऑफिस को रवाना हुए तो हसीना बेगम टीवी के आगे जम कर बैठ गईं। बाहर दरवाजे पर घंटी बजी। ये इतनी सुबह कौन आ गया? वो हम कलाम हुई और फिर नूरी को आवाज दी और नूरी हमेशा की तरह उनके सामने हाजिर हुई। जी बेगम साहिबा, जाओ जाकर देखो बाहर कौन आया है। जी अच्छा। नूरी बाहर चली गई। जब वो लौटी तो उसके हाथ में थैला था। ये क्या है? हसीना बेगम ने पूछा तो उसने शाने उचकाकर कहा, पता नहीं बेगम साहिबा, कोरियर वाला देकर कर गया है। अच्छा, इसे खोलो। जी अच्छा। उसने थैला खोला तो अंदर कपड़े थे। ये कपड़े हैं इसमें। उसने शर्ट खोलकर उन्हें दिखाई। अच्छा, ये खानजादी ने मंगवाए होंगे, तुम इसे वापस अंदर रख दो।
اس سے پہلے کہ نوری اس شرٹ کو اندر رکھتی کہ سیڑھیاں پھلانگتی خانزادی صاحبہ نیچے آ گئی اور نوری کے ہاتھوں میں اپنی شرٹ دیکھ کر ایک طوفان برپا کر دیا۔ تم سے کہا کس نے کہ تم میری چیزیں کو ہاتھ بھی لگاؤ؟ 1000 بار میں نے منع کیا ہے، مگر نہیں، تمہیں تو جیسے مزہ آتا ہے مجھے تنگ کر کے۔ وہ جو بولنا شروع ہوئی تو بولتے ہی چلی گئی۔ ارے خانزادی کیا ہوا؟ میں نے ہی کہا تھا اس سے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ حسینہ بیگم نے وضاحت دی تو وہ فوراً ان کی طرف گھومی۔ کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے آن لائن کپڑے منگوائے ہیں؟ پھر آپ نے اس کو لینے ہی کیوں بھیجا؟ میرے ہر کام کے لیے آپ اسی کو کیوں کہتی ہیں؟ عقیلہ بھی تو یہی ہوتی ہے نا، گھن آتی ہے مجھے۔ کتنی بار بتاؤں، مجھے نہیں پسند یوں ہر کسی کا اپنی چیز کو ہاتھ لگانا۔ یسرا کے تو ماتھے سے بل جا ہی نہیں رہے تھے۔ نوری جو بیچاری کب سے چپ کھڑی تھی، خاموشی سے اس کے ہر ایک کہے گئے فقرے پر غور کرنے لگی۔ ایک پھانس تھی جو اس کے دل میں چبھی تھی۔ وارے مولا، یہ امیروں کے نخرے، یہ بات وہ صرف دل میں ہی سوچ کر رہ گئی تھی۔ عقیلہ! یسرا نے باقاعدہ چیختے ہوئے عقیلہ کو آواز دی تھی۔ وہ اس کے یوں چیخنے سے بھوکلاتی لیونگ روم میں آئی تھی۔ جی خانزادی، کان کھول کر سن لو تم میری بات۔ آج سے میرا ہر کام تم کرو گی، اور اگر تمہارے علاوہ کسی نے بھی میری چیز یا کام کو ہاتھ لگایا تو تمہاری خیر نہیں۔ اگر تم نے کام چوری دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ عقیلہ نے ایک نظر پاس کھڑی سر جھکائے نوری کو دیکھا اور پھر بولی، جی خانزادی۔ اس گھر کے ملازمین خانزادی کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اسے شکایت کا موقع دینے سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ تو بیچاری نوری پتہ نہیں کیسے اس کے غصے کا شکار ہو جایا کرتی تھی۔ اب جاؤ اور جا کر میرے لیے ناشتہ لاؤ، ایک اور حکم دیا گیا۔ جی اچھا، عقیلہ جی حضوری کرتی پتلی گلی سے نکل گئی اور نوری اپنی ذلت سہتی باہر لان میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں صبح صبح غصہ کر رہی ہو؟ حسینہ بیگم نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ دادی، میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ نوری سے مت کہا کرے کسی بھی کام کو۔ ارے بیٹا، اسے کیا پتا تھا کہ اس میں تمہاری چیز ہوگی؟ میں نے ہی اس سے کہا تھا کھول کر دیکھنے کو۔ خیر، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ اچھا، وہ کہہ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ کچھ یاد آنے پر پھر بیٹھ گئی۔ وہ دادی، آپ نے بابا سے بات کی؟ کون سی بات؟ وہ ٹی وی میں اتنا محو تھی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ ابدان اور اس کی فیملی کو بلانے کی بات؟ او اچھا، ہاں، نہیں ابھی تو نہیں کی۔ وہ آج کل بہت پریشان ہے۔ دراصل اس کی کمپنی کو مستقل لاس ہو رہا ہے۔ آج بھی کافی پریشان تھا، کہہ رہا تھا کہ پروفٹ مارجن دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ ایسا رہا تو اسے بہت بڑا لاس ہوگا۔ اس پریشانی میں مجھے بات کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ حسینہ بیگم نے تحمل سے اسے بتایا تو وہ اور بے چین ہو گئی۔ لیکن آپ پھر بھی کل تک بات کر لیجیے گا، بلکہ رات کو میں خود بابا سے بات کروں گی۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حسینہ بیگم نے اس کی بات ٹال دی تھی۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابدان کا شہر میں نہ ہونے کا مطلب تھا کہ وہ اب اگلے 3 سے 4 دن اپنے کمرے میں بند ہو کر گزارے گی، کیونکہ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کو اس نے ابدان کے کہنے پر خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب وہ صرف ابدان کے ساتھ باہر آتی جاتی تھی۔ وہ صرف ابدان کے ساتھ خوش رہتی تھی اور رہنا چاہتی بھی تھی۔ عقیلہ اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ پہلے تو مووی دیکھتی رہی، پھر بک شیلف میں سے ایک کتاب نکال کر بستر پر نیند دراز ہو گئی۔ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں موبائل پر بھی پڑ جاتی۔ وہ شدت سے ابدان کی کال کا انتظار کر رہی تھی، مگر جانتی تھی کہ ابدان کبھی خود سے کال نہیں کرے گا، اور اس نے اسے بھی کال کرنے سے منع کیا تھا کہ اس کا دھیان کام سے ہٹ جاتا ہے۔ کتاب پڑھنے میں اس کا دل نہ لگا تو سونے کے ارادے سے اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کافی وقت بیت گیا تھا۔ دور کہیں سے مغرب کی اذان کی مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ اوہ، میں اتنا سو گئی۔ وہ ہم کلام ہوتی اٹھ بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا لیا۔ اس سے رہ نہ گیا تو اس نے ابدان کا نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ اس کا فون مستقل بن جا رہا تھا۔ اوف! وہ چڑ گئی۔ وہ بیڈ سے اتری اور دادی کے پاس جانے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اترتی کہ اسے باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ بابا آ گئے، اس نے دل میں کہا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اتنے میں علی صاحب لیونگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم بابا۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں خیر؟ وہ اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جی بابا، سب خیریت ہے۔
दरअसल संडे को डिनर पर मैंने एक फ्रेंड और उसकी फैमिली को इनवाइट किया है और आपको उनकी मेजबानी के लिए घर पर मौजूद रहना है। वो जोश से बोली। युसरा बेटा, आपने मुझसे पूछे बगैर क्यों किसी को इनवाइट किया? आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था। उनके चेहरे से मालूम होता था जैसे वो बहुत थके हुए हों। बाबा, आपने कभी इस तरह नहीं कहा। वो उलझी। पहले की बात और थी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोले। बाबा वो अभी वो कुछ कहती कि अली खान ने उसकी बात काट दी। खैर जो भी हो, आप उनसे फिलहाल मादरत कर लें कि आप ही आपकी फैमिली कहीं और जा रही है, तो इस संडे ये मुमकिन नहीं। वो उठ खड़े हुए। पापा, ऐसे कैसे मैं कह दूं? वो भौंकला गई थी। जैसे आपने इनवाइट कर दिया वैसे ही मना कर दें। वो बगैर उसकी कोई बात भी सुने अपने कमरे में चले गए और खानदादी साहिबा वो भी सीधा दादी का सर खाने उनके कमरे में तशरीफ ले गईं। पूरी दास्तान इतने रो धो कर सुनाई कि शायद दादी का दिल पिघल जाए और वो बाबा को मना ले, लेकिन यहाँ तो बाजी उल्टी ही पड़ गई थी। देखो खानदादी, मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि वो कभी नहीं मानेंगे। वो भी परेशान हैं और इस परेशानी में आपको उनका साथ देना चाहिए। हसीना बेगम की तरफ से साफ इनकार पर उसका दिल खराब हो गया और वो कमरे में बंद हो गई। वो बार बार अब्दान को फोन कर रही थी और दूसरी तरफ से फोन मुस्तकिल बन जा रहा था। इस बंदे का फोन क्यों बंद जा रहा है? वो चिड़चिड़ी हो गई थी। उसने कमरे में बंद रहने का फैसला किया था। इसका मतलब था कि वो सब चीजों से बाइकआउट कर चुकी है। रात को जैसे तैसे उसे नींद आ गई, मगर अगले दिन उसे सख्त भूख लगी थी। मगर बाबा का रवैया भी उसे एक आंख नहीं भाया था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो 8 साल की थी जब उसकी माँ हार्ट अटैक के बायस अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बाबा ने उसकी वजह से दूसरी शादी नहीं की और दादी ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। उसे याद था कि उसकी एक फूफी भी थी जो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर बाबा ने उसे दूसरे शहर भिजवा दिया था जहाँ उसकी मौत हो गई थी। उस फूफी की यादें उसके वजूद के साथ कहीं गायब हो गई थी। उसकी फूफी की मौत के बाद से दादी उससे और करीब हो गई थी। वो हर वक्त उसका ख्याल करती, उसकी हर बात मानती थी और अब उसे अपनी ख्वाहिशें मिलती दिखाई दे रही थी तो वो यूं उसको मना कर बैठी थी। अब बाबा अब्दान से मिलना चाह रहे थे, ना अब्दान फोन उठा रहा था। अब तो उसे लाहौर गए 3रा दिन था। उसकी वापसी कब तक है उसे इसका भी नहीं इल्म था। उसकी परेशानियों में इजाफा होता ही चला जा रहा था। अगली सुबह वो हाथ मुंह धोकर बेड पर बैठ गई। कमरे में 2 दिन से बंद रहकर उसका दम घुट रहा था। अकीला उसको खाना देने आती रही थी, मगर उसने खाने से इनकार कर दिया था। अभी भी अकीला उसे नाश्ता देने गई थी और उसने खाने से मना कर दिया था। अकीला को ट्रे के साथ वापस आता देख हसीना बेगम ने अफसोस से हिलाया। आज भी वो कमरा बंद करके बैठी है। क्या था जो तुम उसकी बात मान लेते? हसीना बेगम ने बात का आगाज किया। आप जानती हैं कि मेरी कंपनी डाउन हो चुकी है। मेरे सारे शेयर्स खत्म कर दिए गए हैं और बाकी बिजनेस पार्टनर्स ने आंखें फेर ली हैं। अगर यही चलता रहा तो मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। और आप कहती हैं कि मैं इसकी फजूल बातें मानता रहूं? वो ठंडी आह भर कर बोले। अल्लाह न करे, कैसी बातें करते हो तुम? हसीना बेगम अभी कुछ कहती कि बाहर फायर की आवाज आई। ये वो दोनों हैरान और परेशान अपनी जगह से खड़े हुए तो एक और हवाई फायर हुआ। घर में मौजूद सभी अफराद आवाज बाख्ता होते एक जगह जमा हो गए थे। अकीला और नूरी एक साथ डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। फायर की आवाज सुनकर युसरा भी अपने कमरे से नीचे आ गई थी। बाबा, ये बाहर क्या हुआ है? युसरा डर के बाइस कांप रही थी। पता नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। वो भी बाहर जाने ही लगे थे कि उनके ड्राइवर ने आकर इत्तला दी कि 5-6 नकाबपोश आदमी घर में घुस आए हैं और बाहर चौकीदार को गोली मारकर उन्होंने हलाक कर दिया है। अम्मी, आप सब बेसमेंट में चले जाएं और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलिएगा। अली खान ये कहते हुए अपने कमरे में गए और अलमारी में रखी अपनी टीटी ले आए। अभी वो उसे लोड करते कि खवातीन की चीखों की आवाज आई। वो बाहर आए तो देखा कि उनकी मुलाजमा खून में लथपथ जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन 6 आदमियों में से एक आदमी घर में दाखिल हुआ था और उसने दाखिल होते ही सबसे पहली गोली अकीला पर चलाई थी। हसीना बेगम ने युसरा और नूरी दोनों को बेसमेंट में जाने को कहा था। वो दोनों लिविंग रूम से होती हुई बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और बेसमेंट में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लिया। जब तक सारे आदमी दाखिल हुए वो दोनों मंजर-ए-आम से गायब हो चुकी थी। उन आदमियों में से एक ने हसीना बेगम पर गोली चलाई और इस तरह गोलियों की आवाज बढ़ती गई। युसरा दीवार से टेक लगाए आंखों पर हाथ रखकर डरी सहमी बैठी थी। फायरिंग का शोर भरपूर तरीके से जारी था। फिर अचानक खामोशी छा गई। बेसमेंट में मौजूद युसरा की सांसें रुक सी गई थी। उसने सर उठाकर नूरी की तरफ देखा। नूरी, क्या वो चले गए? उसे इस खामोशी से वहशत हो रही थी। खानदादी, ऊपर खामोशी हो गई है। मुझे लगता है वो लोग चले गए हैं। तो चलो चलकर देखें। वो उठ खड़ी हुई
नहीं खानजादी, खान साहब ने कहा था जब तक वो ना कहे हम ऊपर ना जाएं। नूरी ने अली खान का हुक्म याद दिलाया तो युसरा झुंझला गई। प्लीज नूरी, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा आप रुके, मैं जाकर देखती हूँ। आप एक काम करें, आप मेरे जाते ही दरवाजे को फिर बंद कर लीजिएगा। नूरी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो युसरा ने दरवाजा खोलकर उसे जाने के लिए जगह दी और उसके निकलते ही दरवाजा फिर बंद कर दिया। वो परेशानी से अपनी उंगलियां चटखाने लगी कि किसी ने जोर से दरवाजा बजाया। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। लगता है वो लोग नहीं गए, उसने दिल में सोचा। दरवाजा फिर बजाया गया, बल्कि बाकायदा पीटा गया। वो फिर भी खामोश रही। खान दादी दरवाजा खोले, मैं हूँ नूरी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके दरवाजा खोलते ही नूरी रोते हुए उसके गले लग गई। क्या क्या हुआ नूरी, ऐसा क्यों रो रही हो? वो घबरा गई। खान दादी, वो बेगम साहब और खान साहब। वो फिर रोना शुरू हो गई। क्या हुआ? युसरा को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसने नूरी को धक्का देकर खुद से अलग किया और ऊपर की तरफ भागी। सामने का मंजर उसके लिए एक डरावने ख्वाब की मानंद था। सामने पुलिस ऑफिसर्स खड़े हर चीज का मुआयना कर रहे थे। उनमें से एक कुछ कहता उसकी तरफ बढ़ा था। वो क्या कह रहा था युसरा सुनने से कासिर थी। वो उस पुलिस ऑफिसर को नजरअंदाज करती डाइनिंग रूम की तरफ भागी थी। डाइनिंग रूम की जमीन पर खून ही खून था और खून में डूबे 2 नफूस। दादी, अब बाबा। उसके होंठ हल्के से हिले थे। वो डगमगाते कदम उठाती उनकी तरफ गई थी और फिर बुलंद आवाज में उसने रोना शुरू कर दिया था। उसके रोने की आवाज इस घर के कोने कोने में गूंजी थी। वो अपने बाबा को इस नींद से जगाना चाहती थी मगर नाकाम रही थी। कोई उसको उसके बाप और दादी से दूर कर रहा था। उसने इस बंदे के हाथों पर नोचा था जिसके बाइस इस बंदे ने अपने हाथ पीछे किए थे। नूरी ने उसे कंधों से पकड़कर दूर हो जाने का कहा था लेकिन उसने उसे भी नजरअंदाज कर दिया था। वो रोते हुए चीख रही थी और चाहती थी कि सारी दुनिया उसकी चीखें सुने और उसके गम में शरीक हो जाए। उसके गम की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। उसको अपने जहन पर कोई दबाव सा महसूस हुआ और फिर उसकी सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूबती चली गई। एक कयामत थी जो उस पर आकर गुजर गई थी। उसको तो चुभ लग गई थी। उसने किसी से भी ताल्लुक रखने की कोशिश न की थी। जो भी ताजियत के लिए आता वो उसके पास 2 घड़ी बैठती और फिर अपने कमरे में आ जाती। पुलिस ने तो कोई काम सरंजाम नहीं दिया था, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, और 1 महीने के अंदर ये कहकर केस क्लोज कर दिया कि वो डाकू थे और पकड़े जाने के डर से खून खराबा करके चले गए। इस खाली घर में कुल 6 लोग रहते थे और अब सिर्फ 2 बचे थे। वो डाकू 4 लोगों को मार कर चले गए थे और पुलिस इस बात को सिर्फ लूट मार का हवाला दे रही थी। ये युसरा के लिए हैरान कुन बात थी। वो बाहर लॉन में बैठी आसमान को तके जा रही थी। उसे अपनी पुश्त पर कदमों की चाप महसूस हुई जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसने मुड़कर देखने की जहमत नहीं की थी। जानती थी कि नूरी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसके सामने रखी टेबल पर कप रखा गया। उसने निगाहें घुमाकर कप को देखा तो उसमें चाय थी। खानजादी, चाय पी ले, नूरी ने कहा तो उसने एक नजर नूरी को देखा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। खानजादी, अगर आप इस तरह करेंगी तो आप कमजोर हो जाएंगी, नूरी ने कहा, मगर वो खामोश रही। नूरी वहीं उसके पास खड़ी रही। दोनों के दरमियान कुछ देर खामोशी रही। फिर युसरा बोली, नूरी, बाबा और दादी को गए 3 महीने हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझसे पहले मेरी माँ ली, फिर दादी और बाबा। मैं अब इस दुनिया में अकेले क्या करूंगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसे ना कहें, अल्लाह साईं की जात बहुत पाक जात है। वो जो करता है बेहतरी के लिए करता है और अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाइश के जरिए ही आजमाता है। नूरी ने तसल्ली दी तो उसने बगैर कुछ कहे आंखें मूंद ली। बैठ जाओ नूरी, उसने अपने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके नूरी को बैठने का कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। युसरा की आंखें हुनूस बंद थीं। नूरी उसे बड़े गौर से देख रही थी। एक वो वक्त था जब युसरा उसे खुद से 10 फुट दूर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और एक ये वक्त था कि वो नूरी को अपने साथ साथ रखती थी। बाहर गेट पर बैल हुई तो युसरा ने आंखें खोली। नूरी फौरन उठकर दरवाजे खोलने चली गई। जब वो लौटी तो उसके साथ अली खान के वकील थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वकील साहब ने सलाम किया तो उसने उन्हें बैठने का इशारा किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैर से आए? नहीं जी, खैर से तो नहीं आया। आप जानती तो होंगी कि आपके वालिद के इंतकाल से पहले उनकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन जा रहा था और फिर सारे पार्टनर से अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी वापस ले ली थी। उसे याद था दादी ने उसे ऐसी कोई बात बताई तो थी। जी, तो ये कि उन्होंने प्रोडक्ट सप्लाई के लिए बैंक से लोन लिया था। इस लोन को पूरा करने के लिए आपके वालिद की कंपनी मिस्टर अम्मार धावर नामी एक बिजनेसमैन ने खरीदी थी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कर्जा तो वापस हो सकता था लेकिन उस पर लगा सूद बढ़ता रहा।
और यूं हम आधा लोन सूद समेत वापस कर सके हैं। युसरा वकील साहब को इतने गौर से देख रही थी जैसे सब उसके सर पर से गुजर गया हो। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? वकील साहब ने कुछ झिझकते हुए पूछा तो उसने सर हिला दिया। जी बिल्कुल समझ रही हूँ। अगर अब भी कर्जा पूरा नहीं हुआ हो तो ऐसा क्या करना होगा जो आप इतनी लंबी तमीद बांध रहे हैं? वो बोली तो वकील साहब ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू हुए। तो ये कि शायद आपको अपनी बची कुची प्रॉपर्टी बेचनी पड़े। इस घर के अलावा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी? वो झटका खाकर सीधी हुई। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं ये घर बेच दूं? जी, वकील साहब ने कहा तो वो फौरन बोली, लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? आप ऐसे कैसे इतने आराम से बैठे मुझे ये सब कह रहे हैं? आप बाबा के वकील हैं, कोई हल बताएं। उसकी आवाज खुद ब खुद तेज हो गई थी। मुझे आपका एहसास है इसलिए यहाँ बैठा हूँ। एक्चुअली मैं मिस्टर अम्मार से जितनी अच्छी डील कर सकता था मैंने की। कंपनी को मैंने इतने दाम में बेचने की कोशिश की थी कि कर्जा पूरा हो सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक कंपनी जो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हो, इसे दोबारा मार्केट में उसी पोजीशन पर लाना बहुत मुश्किल है। आप शुक्र करें कि वो इतने ज्यादा दाम में ये कंपनी खरीद बैठे हैं। आप शुक्र करने के बजाय ये बताएं कि मैं अब क्या करूंगी? वो गुस्से से बोली। हम जब किसी को कंपनी हैंड ओवर करते हैं तो उसको पहले कंपनी, उसके मालिक और उसके वर्कर्स सबकी डिटेल्स देते हैं। तो उसने अबरू उचकाई। तो ये कि मिस्टर अम्मान ने ये सब जानते बूझते जो आप लोगों पर बीती वो आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं आपको सारे हालात से आगाह करने आया हूँ और ये बताने कि मिस्टर अम्मार आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब आप मुझे अपने ख्यालात बता दें। क्या मैं मिस्टर अम्मार के साथ आपकी मीटिंग अरेंज कर दूं? जी कर दें। उसने हामी भर ली थी। आप मुझे बता दें कि मैं आपको कब का कहूँ और कहाँ मीटिंग अरेंज करूँ? वकील साहब की पूछने पर वो सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, मैं क्या वो इतने फारिग इंसान है कि मेरी मीटिंग अरेंज करने पर आ जाएंगे? वो साफ गोई से बोली। उसकी यही साफ गोई मुकाबिल को उसके बदतहजीब होने का सबूत देती थी। दरअसल उन्होंने ही मुझे कहा है कि जब और जहां आप कहेंगी वहीं पर मीटिंग अरेंज की जाए। वकील साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया। कल दोपहर 3 बजे इसी घर में मीटिंग अरेंज कर दें। वो कहती खड़ी हो गई। आपको नहीं लगता कि आप जल्दबाजी से काम ले रही हैं? वकील साहब ने कहा तो उसने रुक कर उन्हें देखा और फिर नफी में सर हिला दिया। वकील साहब जाने के लिए खड़े हुए और गेट की तरफ बढ़ने लगे। उसकी नजरों ने उनका गेट तक ताक़ुब किया था। फिर वो भी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही वो गिरने के से अंदाज में बेड पर लेट गई। तुम बहुत जल्दबाज हो खानदादी। माजी में उसको कहा गया ये एक जुमला उसके जहन में उभरा और जुमले को अदा करने वाला शख्स भी। कहाँ हो तुम अब्दान? वो हौले से बोली। अब्दान ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। उसने भी उसे फोन करना छोड़ दिया था। इन दोनों का साथ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1.5 साल का था। वो अब्दान अजीज के साथ अपने ख्यालों की दुनिया में जीती आई थी। वो उस शख्स को कैसे भूल सकती थी? मगर शायद वो उसे भूल गया था। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और उसे खोला। गैलरी के फोल्डर में जाकर वो अपनी और अब्दान की तस्वीरें देखने लगी। ये यादें उसकी जिंदगी की हसीन यादें थीं। उसने फोन बंद करके साइड टेबल पर रखा और एक गहरी सांस लेती आंखें मूंद कर लेट गई। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई थी। नहा धोकर उसने लॉन का कामदार सूट जेब तन किया और फिर 3 बजने के इंतजार में लिविंग रूम में बैठ गई। ठीक 3 बजे गेट पर बेल हुई। वाह, वक्त का पाबंद है बंदा, वो दिल में सोच कर रह गई। खानदादी वो अम्मार साहब आ गए हैं। नूरी ने आकर उसे बताया तो उसने आहिस्ता से कहा, यही भेज दो। जी अच्छा। नूरी चली गई और उसके जाने के कुछ लम्हे बाद एक वजूद दाखिल हुआ था। उसने नजरें उठाकर उसे देखा तो उसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया साकित हो गई हो। वो मर्दाना वजाहत से भरपूर मर्द, उसकी जिंदगी का अहम फर्द, वो शौक की सी कैफियत में आहिस्ता से खड़ी हुई। अब्दान? उसके होंठ हौले से हिले। अब्दान? कौन अब्दान? माई सेल्फ अम्मार धावार। वो मुस्कुराया था। इस मुस्कुराहट से तो वो अच्छी तरह वाकिफ थी। ये मुस्कुराहट तो उसे उसकी जिंदगी में खुशी होने का एहसास दिलाती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ तुम अब्दान हो। देखो तुम मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज अब्दान। अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। उसकी आंखें नम होने लगी। मैंने कब कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती? तुमसे बेहतर तो मुझे कोई भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, तुम गलती पर हो। मैं अब्दान नहीं अम्मार हूँ। वो आगे बढ़ा और सोफे पर टांग जमा कर बैठ गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट न जाने क्यों युसरा को जहर लगने लगी थी। अब्दान, ये क्या कह रहे हो तुम मेरे बाबा से मिलने आने वाले थे। तुम्हें मालूम है मैं कितने बड़े हादसे से गुजरी हूँ। वो अब बाकायदा रो रही थी। मुझे कैसे मालूम नहीं होगा भाई, आखिर मैंने इस हादसे का मंसूबा पूरे 10 साल बैठकर बनाया था। मेरे 10 साल की मेहनत आखिरकार अंजाम को पहुंची। वो हंसा था। क्या कह रहे हो तुम? वो चौंकी थी। तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा मेरे माँ बाप का क्या नाम है?
या मैं तुम्हें कभी अपने घर क्यों नहीं लेकर गया, या मेरी कंपनी कहाँ है, कभी नहीं। मेरी तुमसे मुलाकात, तुम्हें किसी चीज से कोई सरोकार नहीं था। मैंने कहा अपनी सहेलियों से ताल्लुक तोड़ दो, तुमने तोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे मिला करो, तुम मिलने लगी। मैंने जो जो कहा तुमने वैसा वैसा किया। क्यों? तुम्हारा सगा रिश्तेदार तो ना लगता था। खैर, तुम्हारी इस बेखबरी की आदत ने मुझे फायदा दिया। अगर जो तुम्हारे बाप को जरा भी इल्म हो जाता कि तुम मुझसे मिल रही हो तो वो तुम्हें भी कारी कर देता, जैसे तुम्हारी फुप्पी को किया था। वो बोलता ही जा रहा था और युसरा का दिमाग साएं साएं कर रहा था। मेरे बाप ने? युसरा को अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। मेरे बाप चचा का क्या कसूर था जो तुम्हारे बाप ने यूं उन पर इल्जाम लगाए थे कि वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? मेरे चचा का क्या गुनाह था जो तुम्हारे बाप ने उन्हें कत्ल करवा दिया? यही कि वो तुम्हारी फुप्पी से मोहब्बत कर बैठे थे। मेरे चचा को जवानी में कत्ल करवा दिया और तुम्हारी फुप्पी को भी कारी कर दिया। मेरे बाप ने जो इज्जत कमाई थी उसे लुटा दिया। मेरे बाप को सड़क पर लाने के करीब छोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो हमें सबक सिखाना चाहते थे। कैसा सबक? मेरा बाप इसी जिल्लत तले मर गया। तुम लोग खुद को बहुत आला जात समझते हो। मैं तुम्हें बताऊं तुम लोग क्या हो? तुम लोग सबसे ज्यादा नीच हो। तुम्हारे बाप को मेरे बाप की कामयाबी से हसद थी। उसने मेरी चचा की मासूमाना मोहब्बत को वजह बनाकर मेरे बाप को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने तुमसे ताल्लुक जोड़ा। मैं लाहौर नहीं गया था, यही था। तुम्हारे बाप की बर्बादी का तमाशा देख रहा था। मुझे आज तुम्हें इस हालत में देखकर कोई अफसोस नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि तुम पर तरस खाऊं, मगर मुझे तरस भी नहीं आया। मुझे 10 साल लगे हैं इस मुकाम पर आने के लिए कि मैं तुम्हारे बाप को नीचा दिखा सकूं। तुम्हारे बाप का पहले मैंने बिजनेस खत्म किया, फिर मैंने ही उसे कत्ल करवाया। वो डाकू नहीं बल्कि मेरे आदमी थे। वो कहते हैं ना कि खून के बदले खून। तुम्हारे बाप की कंपनी भी मैंने ही खरीदी। बताओ, कर सकते हो तुम लोग कुछ? हाँ, कुछ नहीं। और जहां तक मैंने सुना है तुम्हें मेरी मदद चाहिए। बताओ क्या मदद करूं तुम्हारी? तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। क्या दूं मैं तुम्हें? ये घर? सो सॉरी, ये घर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, अपने जाती घर में मुलाजमा के तौर पर जरूर रख सकता हूँ। तो बताओ, बनोगी मेरी मुलाजमा? खानजादी? वो खानजादी पर अच्छा खासा जोर देता बोला और हंस दिया। युसरा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया तो तबाह हो चुकी थी। वो अब क्या करती? वो लड़खड़ाते कदमों से अम्मार उर्फ अब्दान को वहीं लिविंग रूम में छोड़कर अपने कमरे में आ गई। माजी की एक याद उसके जहन में उभरी। वो अपने बाप के साथ लॉन में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक उसके बाप ने उससे पूछा, जानती हो जिंदगी में इंसान का क्या मकसद होता है? पता नहीं, सबके अपने मकासद होते हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, अपने मकासद के अलावा भी एक मकसद होता है जो इस जमीन पर मौजूद हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर आता है। कुछ इसे रद्द कर देते हैं और कुछ अपना लेते हैं। वो संजीदगी से गोया हुए। कैसा मकसद? उसने पूछा। अपने हरीफ को नीचा दिखाना, उसे कभी भी कामयाबी की राह में ना देखना, उसकी जिंदगी उसी पर हराम कर देना। उनके दिल में एक हिर्स होती है सबसे बड़े मुकाम पर रहने की। लेकिन कौन हमेशा सुपीरियर रहना चाहेगा? उसने पूछा तो उसके बाप ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, बुज़दिल लोग, कॉवर्ड पीपल। यस, कॉवर्ड पीपल। कॉवर्ड पीपल ऑलवेज वांट टू बी सुपीरियर। उन्होंने इससे ये बात की थी और वो इस बात का मफहूम नहीं समझ सकी थी, लेकिन आज उसे ये बात समझ आ गई थी। उसके बाप ने मेहनत से बचकर हसद का रास्ता अपनाया था। उन्होंने अपने हरीफ को पांव तले रोंदा था और ऐसे कि उस पर उसी की जिंदगी हराम कर दी थी। उसे रोना आ रहा था मगर उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। उसमें रोने की और सकत नहीं बची थी। 2 दिन बाद वकील साहब फिर तशरीफ लाए थे। वो इस बार अकेले नहीं थे बल्कि उनके पास नोटिस था जिसमें युसरा को फौरी तौर पर घर खाली कर देने का हुक्म था। खाली ऐसे कि बेचारी सिवाय अपने जोड़ों के कुछ और नहीं ले जा सकती थी। घर में पड़ा फर्नीचर वगैरह सब कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसने सुना था कि अम्मार दहवार ने सारा कर्जा सूद समेत वापस कर दिया था और बदले में इस घर को कंपनी की प्रॉपर्टी के तौर पर कब्जे में लेने का फैसला किया था। उसको सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी थी। वकील साहब बोलते जा रहे थे और युसरा मुकम्मल तौर पर चुपचाप सुनती रही थी। उसने अपने हक में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वकील साहब उसको सारे हालात से आगाह करते चले गए थे और उन्हें गए काफी वक्त बीत गया था मगर वो वहीं बैठी रही। नूरी उसके और वकील साहब के दरमियान हुई गई सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। सूरज जब पहाड़ों के पीछे जा छुपा था, घर में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा। नूरी ने घर की बत्तियां जला दी और लिविंग रूम में बैठी युसरा के पास चली आई। खानजादी, नूरी ने पुकारा तो उसने हंकार भरी
अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ कहूँ। उसने इजाजत तलब की तो उसने सर हिलाकर इजाजत दी। मैंने आज आपकी और वकील साहब की बातें सुन ली थी। खानदादी, मैं जानती हूँ बातें सुनना गलत बात है जी, इसके लिए माजरत, लेकिन आपको यूं हर किसी के सामने शर्मिंदा होता देखकर मुझे दुख होता है। आप क्यों खामोश रहती हैं? तो और क्या करूं नूरी, मेरे पास अब कुछ नहीं है जिस पर मैं गर्दन अकड़ा कर उन सब के सामने खड़ी हो जाऊं। वो उदासी से बोली तो नूरी को उस पर तरस आ गया। खानजादी, मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, और मैं अकेले नहीं बल्कि आपको भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ। आप क्यों लोगों की बातें बर्दाश्त करती हैं? आप मेरे साथ चलें, मैं कल जाकर बस के टिकट ले आऊंगी, फिर हम परसों सुबह की बस से मेरे गांव चलेंगे। नूरी अपने ही धुन में बोले चले जा रही थी कि युसरा ने गर्दन मोड़कर सर से पांव तक उसे देखा। नूरी गड़बड़ा गई। वो तो उसके भले के लिए कह रही थी, उसे सहारा देने के लिए, मगर खानजादी। ठीक है, युसरा ने कहा तो नूरी की आंखें फट गईं। ऐसे क्या देख रही हो? युसरा उसकी हैरानी भांप गई थी। वो जी, आप मेरे गरीब खाने में। नूरी अटक अटक कर बोलने लगी तो उसने नूरी की बात काट दी। अब तो जो भी गरीब खाना मुझे पनाह देगा वही मेरा घर होगा। मेरे पास अब कुछ नहीं है नूरी, कुछ भी नहीं। नूरी सर हिलाकर रह गई और यूं वो बस का सफर करती नूरी के गांव पहुंची, जिसने कभी जहाज के अलावा कहीं सफर नहीं किया था, जिसे गांव के नाम से चिढ़ थी, जिसे नूरी से घिन आती थी। वक्त ने उसे इन्हीं सब चीजों का साथ दिया था। 6 महीने बाद। नूरे, अरे नूरे, कहाँ मर गई? नूरी का शौहर पूरे घर में उसे आवाज देता फिर रहा था। हाँ बोल, क्या हुआ? नूरी घर के पीछे बने कच्चे मैदान में कपड़े धो रही थी। उसकी आवाज सुनकर फौरन दौड़ी चली आई। अपने हाथ दुपट्टे के पल्लू से पोंछती बोली, क्या हुआ? क्यों चीखता फिर रहा है घर भर में? ये देख, महंगाई आसमान को छू रही है और तू घर बैठ गई है। वो चीनी का खाली डब्बा उसके आगे करता गुस्से से बोला। क्या मतलब घर बैठ गई है? करती तो हूँ मैं काम, सारे गांव वाले मुझसे कपड़े सिलवाते हैं। बस कर जा, गांव वाले कपड़े सिलवाते हैं, कमाई कितनी होती है हाँ जो मुझे जता रही है? कहाँ से लाकर खिलाऊंगा तुम लोगों को? एक तो तूने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, दिया भी तो क्या 4 बेटियां, सारी की सारी बोझ के बराबर, और वो 4 कम थी जो तू 5वीं बोझ भी ले आई। वो चीख कर बोला था ताकि कमरे में बैठी युसरा भी सुन सके, और वो कामयाब भी हुआ था। युसरा को बासानी आवाज चली गई थी, मगर वो नजरअंदाज कर गई थी। शुरू में जब वो इस घर में आई तो नूरी के शौहर ने उसका खुशी से इस्तकबाल किया था, मगर जो ही उसे इसके हालात का इल्म हुआ, उसने तो आंखें ही माथे पर चढ़ा ली थी। ये चीख पुकार अब रोज का मामूल था। शुरू में युसरा को अपनी यूं बेइज्जती पर रोना आया, फिर दिन गुजरने के साथ साथ वो भी आदी हो गई और ये सब नजरअंदाज करने लगी। दिन इसी तरह तेजी से गुजर रहे थे। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। महीने के पैसे मिल जाते मगर ज्यादा नहीं। यूं ही एक दिन वो स्कूल से घर जा रही थी कि घर के करीब उसे होंडा सिविक खड़ी देखी। गांव के बच्चे उसको सताइशी निगाहों से देख रहे थे। वो उन बच्चों के हुजूम से होती हुई अंदर दाखिल हुई तो सहन में ही उसे वो शख्स चारपाई पर बैठा मिला, वो शख्स जो कभी उसकी जिंदगी था और अब तो जिंदगी से कोसों दूर था। युसरा पर नजर पड़ते ही वो चारपाई से उठा खड़ा हुआ था। अरे युसरा, अंदर आओ, ये तुमसे मिलने आए हैं, नूरी ने उसे बताया। इस घर में आने के बाद कुछ तब्दीलियां थी जो उसकी जिंदगी में आई थी, और उनमें से एक तब्दीली उसको उसके असल नाम से पुकारा जाना था। उसे खानजादी कहने वाले खाले के हकीकी से जा मिले थे और बची सिर्फ एक नूरी थी जिसको उसने खुद बना कर दिया था इस नाम से पुकारने पर। मुझे नहीं मिलना, वो कहती सीधी अपने कमरे में चली गई। वो भी उसके पीछे उसके कमरे में आ गया। उस शख्स को तो वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। वो अब भी वैसा ही था, बदल तो सिर्फ उसका मुकाम गया था युसरा की जिंदगी में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? वो गुस्से से बोली। जैसे तुम्हारी जिंदगी में आने की हुई थी। वो मुस्कुराया। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना खानजादी? वो मसनूई उदासी से बोला। जानती हो मैं कौन हूँ खानजादी? वो फिर बोला। इंसानी शक्ल में एक दरिंदा। वो कुछ कहने से अपने आप को रोक रही थी मगर फिर भी कह गई थी। जैसे तुम अपनी मोहब्बत कहा करती थी। शायद वो आज फिर से उसका मजाक उड़ाने आया था। मेरी मोहब्बत, लेकिन माजी की, और तुम तो जानते ही हो कि मैं माजी या माजी में गुजरी किसी भी चीज को अहमियत नहीं देती। वो तंजिया मुस्कुराया। दौलत शोहरत सब चली गई मगर अकड़ नहीं गई। जानती हो खानदादी, तुम्हारी यही खूबी मुझे हमेशा से दिल फरेब लगी है। अपनी घिसी पीटी बकवास अपने पास रखो। वो राई थी। यकीन मानो अब तुम में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम पर दिल कुर्बान करूं। पहले तो तुम्हारी दौलत थी, वो मैंने ले ली। जो रह गई थी तुम्हारे पास वो खूबसूरती, वो तुमने गांव की आबो हवा में खो दी। खैर मैं तुम्हें यहाँ ये पैसे देने आया हूँ। तुम्हारा घर बेचकर मैंने वो रकम रख ली जिससे मैंने कर्जा पूरा किया था।
बाकी की रकम की हकदार तुम हो, ये लो। वो एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे इन पैसों पर। खैर तुम लानत भेजती हो तो शौक से भेजो, लेकिन ये बाहर मौजूद लोग तो नहीं भेजते ना। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ कैसे आया? वकील साहब से नूरी के गांव, उसके घर के हालात सबकी डिटेल ली है मैंने। भला तुम्हें ये सब वकील साहब को बताने की क्या जरूरत थी? बस चुपचाप निकल जाती रात के अंधेरे में अपने घर से, कभी ना लौटने के लिए। खैर छोड़ो, ये लो, और हाँ वादा, आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अगर जो तुम पहले जैसे खूबसूरत होती तो फिर शायद मोहल्ले के ठरकी लड़कों की तरह रोज चक्कर लगाता, मगर नहीं। तुम्हारी ये सूरत देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया है। सो गुड बाय फॉर एवर। वो नोटों से भरा लिफाफा उसके करीब फेंकता चला गया। कुछ लम्हे बाद उसे बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई थी। उसने गहरी सांस ली थी। उसने नीचे गिरे लिफाफे को उठाकर उसके अंदर झांका था। अंदर 1000 के 12 नोट थे। शायद वो यहाँ उसका तमस्कुर उड़ाने ही आया था, लेकिन जानता नहीं था कि ये रकम भी उन लोगों के लिए बहुत थी। उसने वो लिफाफा अलमारी में रख दिया और खुद आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपना पूरा जायजा लिया था। वो सही कह गया था, वो कितनी बदल गई थी। उसका सफेद गुलाबी रंग कहीं गायब हो गया था। उसका रंग गंदुबी हो गया था। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। भूरे सिल्की बाल खुदरे हो गए थे। हाँ, शायद अब उसने सब खो दिया था। रात को खाने पर नूरी के शौहर ने नूरी से कहा वो कल शहर जाकर काम तलाश करेगी, क्योंकि उसका मानना था कि गांव वालों के कपड़े सीकर नूरी इतने पैसे नहीं कमाती है जितने वो शहर वालों के घरों में झाड़ू पोंछा करके कमा लेती थी। नूरी ने उसकी बात मान ली और शहर जाने के लिए हामी भर ली थी। खाने के बाद नूरी की बेटियों ने दस्तरख्वान समेटा और सोने के लिए कमरे में आ गई तो युसरा ने अलमारी से लिफाफा लिया और कमरे से निकलकर बाहर आ गई और नूरी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर नूरी ने दरवाजा खोला। युसरा खैरियत कुछ चाहिए? नूरी ने फिक्रमंदी से पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं कुछ चाहिए नहीं, बस ये तुम्हें देना है, ये रख लो, काम आएगा। युसरा लिफाफा उसके करीब बढ़ाते हुए बोली। ये क्या? नूरी ने लिफाफा खोल कर देखा तो अंदर 1000 के कई नोट देखकर हैरान रह गई। ये मेरे थे, मैं कराची भूल आई थी, वो आदमी मुझे यही देने आया था, ये तुम रख लो, काम आएंगे। अरे ये तुम्हारे हैं, मैं क्यों रखूं? नूरी उलझी। बस मेरे किसी काम के नहीं, तुमने इतने महीनों से मुझे अपने पास रखा हुआ है, ये मेरी तरफ से शुक्रिया के तौर पर तोहफा समझकर रख लो। वो कहती जाने के लिए पलटी कि फिर कुछ याद आने पर रुकी और नूरी की तरफ पलट कर बोली, मुझे कल अपने साथ शहर ले जाना, मैं भी वहाँ कुछ काम तलाश कर लूंगी, शायद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का। नूरी उसकी बात सुनकर खुश हुई। अच्छा ठीक है, सुबह 8 बजे की गाड़ी से जाऊंगी मैं शहर, तुम भी साथ चलना। वो सर हिलाती वापस कमरे में आ गई। अगली सुबह वो नूरी के हमरा कराची पहुंची। वो कितने महीनों बाद अपने शहर लौटी थी। उसका दिल चाहा वो रो दे, मगर खुद पर जबर करती वो खामोश रही। गाड़ी से उतरते ही नूरी ने रक्षा रुकवाया और उसे क्लिफ्टन जाने को कहा। नूरी की एक सहेली क्लिफ्टन में काम करती थी। उसी सहेली ने उसे मशवरा दिया था कि वो भी यहीं आकर काम कर ले, और अब नूरी उसके मशवरे पर मतलूबा बंगले के सामने युसरा को लिए खड़ी थी। उसने बैल बजाई तो चौकीदार ने दरवाजा खोला। उसने अपना हवाला दिया तो उसने उसे अंदर जाने को कहा। बाहर लॉन में एक बच्ची जो बिल्कुल गुड़िया की मानंद थी, उसने युसरा की तवज्जो अपनी तरफ खींची थी। युसरा ने नूरी से अकेले अंदर जाने के लिए कहा और वो खुद उस बच्ची के पास आ गई थी। उस बच्ची के गोल्डन ब्राउन बाल थे और गुलाबी रंग की फ्रॉक में बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। आपका नाम क्या है? वो जरा सी झुकी बच्ची से पूछने लगी। बच्ची ने अपनी बड़ी खूबसूरत नीली आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, आयशा। आयशा बहुत ही प्यारा नाम है, आप मुझे बहुत क्यूट लगी हैं। वो उस बच्ची के गोरे नरम गाल छूना चाहती थी। लेकिन आप मुझे अच्छी नहीं लगी, यू लुक सो डर्टी, उस बच्ची ने कहा तो उसने हंसते हुए उसका गाल छुआ। मत छुए मुझे तुमसे घिन आती है। वो बच्ची गुस्से में बोलकर अंदर भागी और युसरा वहीं साकित रह गई थी। ये उसके अपने अल्फाज थे जो उसे लौटाए जा रहे थे। उसने नूरी को बाहर आता देखा तो वो सीधी हो गई। नूरी ने उसे बताया कि यहाँ पहले ही काम करने वाली आती है तो उन्हें 2 और घर जाकर पता करना पड़ेगा। बहरहाल नूरी को एक घर में काम मिल गया था और युसरा ने फैसला किया था कि वो गांव के स्कूल में ही पढ़ाया करेगी। आज जो वाकया उसके साथ हुआ था वो कभी भी नहीं भूल सकेगी। उसे हमेशा से अपनी जात का घमंड रहा था, जो पहले अम्मार दहवार और आज इस बच्ची के हाथों टूटा था। अगर किसी ने कहा है कि इंसान को हर बात सोच समझकर कहनी चाहिए और हर अमल देखभाल कर करना चाहिए तो गलत नहीं कहा, क्योंकि इंसान के अल्फाज और अमाल उसका इस तरह पीछा करते हैं जैसे मौत इंसान का पीछा करती है। और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख ना फेर और जमीन पर अकड़ कर मत चल, बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है।
سورہ لقمان۔ مجھے تم سے گھن آتی ہے، یہ جملہ یسرا کے ذہن میں جگہ بنا گیا تھا۔ اسے اس کے کہے گئے ہر الفاظ کا بدلہ آج مل چکا تھا۔ وہ جس وجود کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، اسی وجود کے ساتھ 6 مہینوں سے گزارا کر رہی تھی، اور آج وہ اس وجود سے بھی ملی تھی جس نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ عمل کا چکر پورا ہوا تھا جو اس نے کیا تھا، وہ اس نے بھگت لیا تھا، اور نہ جانے اس نے آگے کیا کچھ بھگتنا تھا، یہ تو بس رب العالمین ہی جانتا تھا۔ ختم شد۔